तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में सबसे पहली चीज आप इनका समय जान लीजिए। ये 455 मतलब 455 से 467 ईस्वी तक इनका शासन है। कुल कितना हो गया? तो आप कह देंगे कि कुल 12 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। फिर एक चीज आप और याद रखिएगा कि इनके काल में गुप्तों की 3 राजधानियां हो गई। ये 3 राजधानियां कौन कौन है? एक तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र, दूसरी जो राजधानी है वह उज्जैन है, और जो तीसरी राजधानी है यह अयोध्या बन रही है। अयोध्या यह स्कंदगुप्त ने बनाया है। उज्जैन ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र यह चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा निर्मित है। तो ये 3 मैटर आपके लिए महत्वपूर्ण था। वो आपने देखा कि पहला ही पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन और तीसरा अयोध्या। ये 3 राजधानियां हो रही हैं। अब हमको अगला पॉइंट जानना है कि जानकारी का साधन क्या है, इनका स्रोत क्या है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री 2 हैं। एक अभिलेख है, मतलब आप कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन है, और दूसरा जो पोर्शन है वह है सिक्के, कॉइन्स है। अब हम लोग अभिलेख को देखते हैं। अभिलेख में आपको ये 2 हमेशा याद रखना है। प्रथम, इनके शासनकाल का प्रथम और इनके शासनकाल का अंतिम। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रथम जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। और अंतिम जो है वो गढ़वा है। इस प्रकार से आपने अभिलेख में केवल 2 अभिलेख की बात किया है कि इनकी लाइफ का मतलब इनके शासन काल का पहला अभिलेख है जूनागढ़ और द लास्ट है गढ़वा। यहाँ पर
दो बातें आपको और याद रखनी है। एक और दो। तो इसमें आपको याद रखना है ये तीन अभिलेख, इसको दो कर लीजिए, इसको तीन करिए। तो ये जो तीन अभिलेख हैं इसमें पहला आएगा भीतरी, भीतरी अभिलेख, दूसरा आएगा सुपिया, और तीसरा आएगा बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों अभिलेख में क्या समान है, आप कहेंगे कि सर गुप्तों की वंशावलियां दी गई हैं। गुप्तों की वंशावलियां दी गई हैं, और इसके बाद एक मैटर और आता है। ये गुप्तों की वंशावलियां कहां से शुरू होती हैं? घटोत्कच गुप्त से शुरू होती हैं, और ये कहां को जा रही हैं? आप कहेंगे कि सर स्कंदगुप्त तक, स्कंदगुप्त तक जा रही है। आप इतना लिख लें, स्रोत दो आप देख रहे हैं, एक अभिलेख एक सिक्के, और अभिलेख में आपको ये दो प्रकार का डिवीजन दिया गया है। एक इधर आप देख रहे हैं, ये वाला, और एक ये है। पहले में आपने ये चीज जाना, इनका प्रथम अभिलेख जूनागढ़ है, अंतिम अभिलेख गढ़वा है। उसके बाद दूसरे में आपने तीन अभिलेख देखा है, भीतरी, सुपिया और बिहार। क्लियर? अब भीतरी के नीचे ऐसे ही खींच करके यहां गुप्तों की देखिए वंशावली लिखा गया। तो गुप्तों की ये जो वंशावली है ये कहां से कहां को है? आप कहेंगे कि सर घटोत्कच गुप्त से स्कंदगुप्त तक है। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं पर भी यहां श्रीगुप्त नहीं शुरू किया गया है। और दूसरी चीज, इन दोनों ही अभिलेखों में, मतलब किसी भी अभिलेख में रामगुप्त का नाम नहीं है। बस ये मैटर आप देख लें। जी, खुश रहिए। लेट आई होंगे आप, चलिए ज्वाइन करा रहे हैं। भेजिए, आप अपना रिक्वेस्ट भेजिए।
और अब हम लोग जो नमस्ते। अगली बात करेंगे वो क्या चीजें देखेंगे। तो हमको जो अगली बात देखनी है वो है जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको देखना है। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वह है जूनागढ़। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो यह स्कंदगुप्त का पहला अभिलेख है। प्रथम अभिलेख है। सेकंड चीज, इनमें उनके कोरोनेशन या राज्याभिषेक की तिथि दी गई है, सत्तासीन होने का वर्ष बताया गया है। होने का वर्ष तो आप कैसे निकाल लेंगे? 455 माइनस 320, 5, 3, 1, जो कि 320 का नहीं होता, 319 से शुरू होता है। हमने राउंड फिगर में कर लिया था। इसका मतलब ये है कि इसमें जो राज्याभिषेक की तिथि है वो क्या लिखी गई है? 136 गुप्त संवत लिखी गई है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, ये जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख पर यह सबसे ऊपर क्या है? आप कहेंगे कि सर विष्णु की स्तुति है, मतलब उन्हीं की प्रेयर से, विष्णु की स्तुति से ही यह शुरू होता है, यह अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। आप जूनागढ़ की स्थिति आप देखेंगे, लोकेशन इसकी देखेंगे कि कहाँ ये स्थित है। फिर से देख लीजिए, जूनागढ़ यह स्कंदगुप्त के शासन काल का पहला अभिलेख है, प्रथम अभिलेख है। दो, इसमें क्या खास बात है? आप कहेंगे कि सर इनके राज्याभिषेक का वर्ष बताया गया है। क्या है वो? 136 है। कैसे आपने निकाला? तो ये देखिए, निकाल लिया। 455 माइनस कर लीजिएगा 319, तो ये आएगा 319। आप घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहीं से गुप्त संवत शुरू होता है। अब जूनागढ़ की लोकेशन क्या है? आप कहेंगे कि सर गुजरात में है। अगर पूछा जाता है गुजरात में कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर यह गिरनार में है या जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जूनागढ़ जिले में है या गिरनार जिले में है। सेकंड चीज आपसे पूछ देगा इसके संदर्भ में, इस अभिलेख के संदर्भ में इसका विवरण क्या है, डिस्क्रिप्शन इसमें क्या है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन या इसका विवरण क्या है, तो आप पहला पॉइंट क्या बताएंगे? सर सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी है। निर्माण की जानकारी है। ठीक, अभी इसकी व्याख्या करेंगे। फिर इसमें इसका निर्माता कौन है? आप कहेंगे सर गिरनार का मेयर है। मेयर, मेयर को उस समय क्या कहा जाता था?
पुरपाल कहा जाता था। पुरपाल। और नाम क्या है इसका? मेयर का नाम क्या है? आप कहेंगे कि सर चक्रपालित है। चक्रपालित के पिता कौन है? प्रणदत्त है। अब प्रणदत्त कौन है? आप कहेंगे कि सर सौराष्ट्र के राज्यपाल है। रुक जाइए आप। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है, स्कंदगुप्त के लाइफ का पहला अभिलेख। दूसरा, इनके राज्याभिषेक की तिथि 136 गोत्र संबद्ध दी गई है। तीसरी बात, इसका लोकेशन गुजरात है। गुजरात में कहाँ है? आप कहोगे सर गिरनार जिले में है या जूनागढ़ जिले में है। इसका प्रारंभ किस अभिलेख से होता है? किसकी स्तुति से होता है? इस अभिलेख की शुरुआत या प्रारंभ विष्णु की उपासना या स्तुति से शुरू होती है। मतलब प्रेइंग विथ विष्णु, यह जो है यहीं से शुरू होता है। क्या इसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, विवरण क्या क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया है। तो इसका निर्माता कौन है? गिरनार का मेयर है। मेयर को उस समय क्या कहा जाता है? पुरपाल। पुरपाल का नाम क्या है? चक्रपालित। चक्रपालित के पिता कौन है? प्रणदत्त है। प्रणदत्त की मतलब स्थिति क्या है? आप कहेंगे कि सर सौराष्ट्र के राज्यपाल है। ठीक, ये सौराष्ट्र के राज्यपाल है। इसमें एक क्वेश्चन यहां छिपा हुआ है। प्रणदत्त की नियुक्ति पर है, तो ये चीज आपको तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे हटा रहा हूं। तो देखिए, प्रणदत्त, इनका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति किसने किया है? स्कंदगुप्त ने किया है। फिर पूछा जाए कब किया है? आप कह देंगे कि सर शकों को सौराष्ट्र से भगाने के बाद ठीक। और अब अगली बात जो है वो हमको जानना है, इसमें और क्या जानकारी दी गई है? किसी आक्रमण की जानकारी है? आप कहेंगे यस सर, आक्रमण की जानकारी है। किस आक्रमण की जानकारी है? हूणों के आक्रमण की। हूण आक्रमण की जानकारी है। अब यहां देखिए, परिचय। हूण निवासी हैं मंगोलिया के। मंगोलिया कहां पड़ता है? मध्य एशिया में। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हूण लोग हैं
यह मंगोलिया के रहने वाला एक बर्बर कबीला है। बर्बर लोग हैं, बर्बर कबीला है। क्लियर? अब ये चीज आपने याद रखा, ये जाना आपने, लेकिन अब यहां पर सुदर्शन झील को जानना होगा। तो देखिए सुदर्शन झील, इसका निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त के काल में इसका निर्माण हो रहा है। एक पॉइंट तो आपने ये जाना। दूसरी बात आपको जानना है किससे उन्होंने निर्माण कराया है। आप कहेंगे कि सर पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से। आप तीसरा, अशोक की इसमें क्या देन है? आप कहेंगे कि सर अशोक ने इसमें से छोटी छोटी नहरें निकलवाई हैं। नहरें निकलवाया था। आप किसके माध्यम से? अशोक ने यह काम किसके माध्यम से किया? तो अशोक ने अगर पूछा जाए किसके माध्यम से किया, आप कहेंगे कि सर तुषास्प के माध्यम से किया है। तो सास व तुषास्पा के माध्यम से कराया है। अब ये तुषास्प कौन है? एक यूनानी है, यूनानी नागरिक है, मतलब आप कह सकते हैं यवन जाति का है। जाति में छोटा मात्रा लगेगा, यवन जाति का है। अब यहां हमारे सामने एक प्रश्न और आता है। इसका मतलब ये है कि नियुक्तियों में योग्यता को महत्व दिया जाता था। और यही कारण है कि एक यूनानी या यवन अशोक के एक प्रांत का गवर्नर या राज्यपाल बन गया था। सुदर्शन झील के बारे में आपने ये चीज देखा था। अब निर्माता आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके माध्यम से बनाया है? आप बताएंगे सर पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से बनाया है। अशोक ने इसमें क्या दिया है? आप कहेंगे कि अशोक ने तो सर छोटी छोटी नहरें निकलवाया है। अशोक ने यह काम किसके माध्यम से किया है?
तो आप कहेंगे कि सर एक यवन जाति है, या आप कह सकते हैं कि एक यूनानी है, उसी के माध्यम से यह कार्य कराया इन्होंने। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि विदेशियों को भी बड़े बड़े पद दिए जाते थे अगर वो योग्य है तो। अब तीसरा बात क्या आएगी? शक शासक, रुद्रदामन के काल में सुदर्शन बांध टूट गया था। शक शासक रुद्रामन के काल में सुदर्शन बांध टूट गया था, और जब ये बांध टूटा तो रुद्रदामन ने सुविशाख के माध्यम से इसका पुनर्निर्माण कराया। इसका पुनर्निर्माण कराया है। अब इसके बाद आपका मैटर कहां आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर स्कंदगुप्त में आ जाएगा। ये मैटर जो आपने अभी देखा, इसको छोड़ने का मतलब है कि आत्महत्या कर लेना। आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं छोड़ सकते। मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि अगर हम मैटर को रिकॉल करें, पीछे के मैटर को अगर हम देखें, तो हमने आपके बीच में यह बताया था कि यह जूनागढ़ अभिलेख इनके शासनकाल का पहला अभिलेख है। फिर इसके बाद हमने आपसे क्या कहा था? हमने ये कहा था कि सर इसमें इनके राजा रोहण की तिथि या राज्याभिषेक की तिथि दी गई है। इसके बाद हमने आपको ये बता रखा था कि इसकी स्थिति क्या है। ये कहा था कि सर गुजरात प्रांत के जूनागढ़ जिले में है ये। और फिर आपको मैंने बताया था कि ये जो अभिलेख है, ये विष्णु की स्तुति के साथ शुरू होता है। और इसके बाद हमने कहा था कि सर इसका निर्माण स्कंदगुप्त के जो गवर्नर हैं, सौराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, पर्णदत्त, उन्हीं का एक बेटा है चक्रपालित गिरनार जो जिला है या जूनागढ़ जिला है, उसी का यह मेयर है। ठीक। फिर हमने आपको कहा था कि इस पर हूण आक्रमण की जानकारी है। हूणों के बारे में हमने आपको परिचय दिया था कि हूण मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया के रहने वाले हैं, और सेंट्रल एशिया में कहाँ के हैं तो ये भी कहा था कि मंगोलिया के रहने वाले हैं, और यह काफी बर्बर जाति है। इसके बाद हमको एक मैटर यहां और बताना चाहिए था जो मुझसे छूट गया। वह इस अभिलेख में हूणों को मलच्छ कहा गया है। बस उसके बाद ये मैटर बड़े सीधे सीधे से गए थे। चंद्रगुप्त
के काल में इसका निर्माण हो रहा है, उस गुप्त वैश्य करा रहे हैं, ये बताया था। अशोक के काल में तुषास्प कराते हैं, ये भी बताया गया है। क्लियर? और तुषास्प कौन है, यूनानी है या यवन है? तो इससे ये सिद्ध हो गया था कि इसका मतलब ये है कि जो योग्य लोग हैं उनको कोई भी पद दिया जा सकता था। ठीक, कोई भी पद आप इनको दे सकते थे। अब इसके बाद आपको क्या करना था? इसमें एक मैटर हम रेड में कर दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं ये खतरनाक मैटर है। और वो ये देखिए, ये हमने रेड में कर दिया। ये भारत का पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये ना पूछ करके ये पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का पहला अभिलेख बताइए, तो आप कह देंगे कि सर जूनागढ़ है या गिरनार है। क्लियर? लेकिन एक तो ये पोर्शन हो गया आपका, संस्कृत का है, देवनागरी लिपि का है पहला। एक प्रश्न आपसे और ये पूछेगा कि संस्कृत का पहला प्रयोग अभिलेखों के लिए किसने किया था? आप कहेंगे रुद्रदामन ने। रुद्र दामन या शक शासक रुद्रदामन ने किया था। तो बस, और यहां कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब हेलो, हाँ मैं क्लास दे रहा हूँ भैया, अभी बाद में बात करें। तो इसके बाद हमारे सामने एक और अभिलेख आता है जो महत्वपूर्ण है, और वो है इंदौर ताम्रपत्र है। ये कॉपर टेबलेट है, ये कॉपर प्लेट है, ये इंदौर ताम्र पत्र। ये जो पोर्शन है इंदौर, इसे आप देख लें। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि जो इंदौर ताम्रपत्र है, ये है कहां? आप कहेंगे इंदौर तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह एमपी में पड़ता है। नहीं, आपको यह चीज नहीं करना है। इंदौर जो है ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पड़ रहा है। क्लियर? और इस अभिलेख में एक बात याद रखना है आपको, यह हमने अभिलेख बना दिया। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इस अभिलेख की शुरुआत सूर्य की पूजा के साथ होता है। क्लियर? दूसरी बात आपको याद रखना है, इसमें एक दानी ब्राह्मण
देव विष्णु का उल्लेख है। और क्या है इसके अंदर? आप कहेंगे कि सर एक पॉइंट इसके अंदर और है, श्रेणी, एक श्रेणी का उल्लेख है। श्रेणी मतलब गिल्ड्स, मतलब आप कह सकते हैं कि व्यापारियों का राजनीतिक संगठन। श्रेणी क्या होती थी? आप कहेंगे कि सर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रेडर है, मतलब ट्रेडर। श्रेणी क्या होती है? आप कहेंगे कि सर व्यापारियों का एक राजनीतिक संगठन होता है सर। तो इसमें किस श्रेणी का उल्लेख है? आप कहेंगे तेल बेचने वाली श्रेणी का उल्लेख है। बस। और आप इंदौर तामपत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। और इस पर क्या है? सूर्य के पूजा की जानकारी दी गई है। एक दानी ब्राह्मण देव विष्णु का उल्लेख है। फिर यहाँ एक व्यापारियों का संगठन है श्रेणी, इसका उल्लेख है। और यह श्रेणी तेल बेचने का काम करती है, मतलब ऑयल गिल्ड्स। और इसके बाद भीतरी आता है। अभिलेख। तो ये देखिए, ये भीतरी अभिलेख है। इसकी लोकेशन कहाँ है? आप कहेंगे कि सर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में एक तहसील है सैदपुर। और इसी सैदपुर में ही भीतरी नामक एक गांव है। ये गांव का नाम है भीतरी, सैदपुर तहसील का है। और ये जो भीतरी अभिलेख है, यह अभिलेख स्कंदगुप्त का है। विवरण इसमें क्या क्या है? आप कहेंगे सर विष्णु की पूजा की जानकारी है। एक, विष्णु पूजा की जानकारी है। दो, बात आपको करनी है, दूसरी बात करनी है आपको, यहां आपसे पूछ देगा विष्णु का क्या नाम दिया गया है इसमें। तो आप कह दिए कि विष्णु को यहां सांगिन नाम दिया गया है। सांगिन नाम दिया गया है। और क्या विवरण दिया गया है? आप कहेंगे सर होड़ आक्रमण की जानकारी है। क्लियर? अब आपके सामने अंतिम अभिलेख जा रहा है, वो है कहोम अभिलेख। सर, भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में हाँ, होड़ आक्रमण की जानकारी किससे होती है? दोनों से होती है।
सर इस बार 2021 का पीजीटी का पेपर आया था तो उसमें भीतरी माना है वो। हाँ, माना होगा, लेकिन तो सर अगर दोनों रहेगा तो भीतरी सही होगा या हाँ, भीतरी हमारे अक्सर। अब देखिए, यहाँ हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। यहाँ आप देखिए, हुड़ आक्रमण की जानकारी दी गई है। ये आक्रमण यस आप सर। देखिए, और वहां हुड़ों का परिचय दिया गया है। यस सर। अच्छा, अब आप कहोम वाला मैटर अलग पेज ले लीजिए। ये देखिए, हमने ले लिया। आप तो अपने में ही करेंगे, जहां है वहीं करेंगे आप। कहोम अभिलेख, तो कहोम अभिलेख, ये कहोम अभिलेख है। इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है? आप कहेंगे कि सर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर जिले के अंदर है ये। और इसमें विवरण क्या है? इसमें जैन धर्म का विवरण दिया गया है। क्या विवरण दिया गया है? दो बातों की जानकारी दी गई है इसके अंदर। एक, भाद्र नामक एक जैनी का उल्लेख है। जैन भिक्षु का उल्लेख है। दो, भद्र ने 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण कराया है। तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण कराया है। बस। अब अगर हम चलें, आगे चलें, तो अगला पोर्शन हमारा आएगा, स्कंदगुप्त की सिक्के क्या हैं या मुद्राएं क्या हैं। मुद्राएं या सिक्के। तो आप कहेंगे कि सर 2 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं स्कंदगुप्त की। एक सोने की है, दूसरा चांदी की है। सोने की और चांदी की है। और आपको यहां बहुत कुछ नहीं करना है। इसमें यहां लिख देंगे, मुद्राओं पर स्कंदगुप्त का नाम श्री क्रमादित्य लिखा गया है। श्री क्रमादित्य किसका नाम है? तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त का, सिक्कों पर नाम दिया गया है। अब इनके जो सोने के सिक्के हैं वह कितने प्रकार के हैं? एक, अम्ब्रेला टाइप या छाता प्रकार या छत्र प्रकार। अम्ब्रेला। दूसरा क्या है? अश्वरोही या हॉर्स राइडर। तीसरा सोने का सिक्का इनका क्या है? आप कहेंगे राजा और लक्ष्मी प्रकार का सिक्का। और जो चौथा सिक्का है, चौथे प्रकार का सिक्का है, वह है आर्चर या धनुर्धारी। धनुर्धारी मतलब आर्चर हो गया,
ये राजा और लक्ष्मी हो गया, ये कैवलरी हो गई, ये अम्ब्रेला टाइप या छत्र प्रकार का हो गया। ये जो क्रमादित्य लिखा गया पहली बार वो इसी सिक्के पर है। क्लियर? ये छत्र क्यों नाम रखा गया? ये अगर छत्र नाम रखा गया तो क्यों रखा गया? क्योंकि एक बौना, बौना मतलब डॉर्फ मैन, स्कंदगुप्त के पीछे पीछे चल रहा है और उसके हाथ में एक छाता है। वह छाता ओढ़ाए हुए है किसको? अपने स्वामी को, स्कंदगुप्त को। अश्वारोही तो कोई मतलब ही नहीं, घोड़े पर वो बैठे हुए हैं। राजा लक्ष्मी का मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी, यहां से उल्टा करेंगे, लक्ष्मी राजा को सौंप रही है, क्या? संपत्ति सौंप रही है। धनुधारी आप जानते हैं कि धनुर्धारी धनुष और बाण लिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? आप कहेंगे कि सर कमल पर आसीन लक्ष्मी। कमल पर आसीन लक्ष्मी की आकृति है इस पर। ये भी हो गया आपका। अब फिर से आप देख लीजिए इनके जो कॉइन्स हैं उस पर क्या उपाधि लिखी गई, इनकी टाइटल क्या है? श्री क्रमादित्य लिखा है। सोने के जो सिक्के हैं इनके, ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 प्रकार के दिख रहे हैं आपको। एक छाता प्रकार का है जिसमें एक बौना स्कंदगुप्त के पीछे पीछे चल रहा है और उनके ऊपर एक छाता टांगे हुआ है, और इसी पर क्रमादित्य की उपाधि भी लिखी गई है। अश्वारोही घोड़े पर सवार हैं ये। राजा लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी राजा को दे रही है, तो क्या देंगी? लक्ष्मी है तो संपत्ति देंगी। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का क्या है? तो वह आज भी आप देखने को पाते हैं, जो फोटो कैलेंडर बनकर आता है उस कैलेंडर में ये लक्ष्मी की प्रायः जो फोटो बनाई जाती है वह धनुर्धारी प्रकार के सिक्के से प्रेरित है। और आज कैलेंडर पर जो सिक्के बनती हैं उसमें लक्ष्मी जी कमल के फूल पर खड़ी होती है। अब हमारे पास चांदी का या रजत, सिल्वर कॉइन्स की बात करें हम लोग, तो रजत सिक्के की बात अगर हम लोग करेंगे तो उसमें दो बातें आपको याद रखना है। एक, दो नहीं, तीन बातें याद रखना है। इनके चांदी के 3 प्रकार के सिक्के याद मिलते हैं। एक गरुड़ प्रकार का है, दूसरा नंदी बना हुआ है इस पर, और तीसरा बेदी प्रकार का सिक्का है। बेदी का मतलब अग्नवेदी है, नंदी का मतलब शिव का बैल है, और यह गरुड़ म्योर का म्योर सॉरी विष्णु का सवारी है। अब स्कंदगुप्त के काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वह क्या है? आप कहेंगे सरहुड़ आक्रमण है। इसमें कौन हारता है? आप कहेंगे हुड़ हारते हैं। बस
अब तीसरी बात आपको करना है, देखिए स्कंदगुप्त के 3 अधिकारियों की हमें जानकारी मिलती है, अभिलेखों में 3 अधिकारियों की जानकारी मिलती है। तीन अधिकारी कौन कौन है? 1, 2 और 3। पहला जो अधिकारी है वो है प्रणदत्त, दूसरा है चक्रपालित और तीसरा अधिकारी है सर्वनाक। प्रणदत्त आप पढ़ चुके हैं, ये सौराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चक्रपालित के बारे में भी आप जान चुके हैं, ये गिरनार के मेयर हैं। और सर्वनाग ये कौन है? आप कहेंगे अंतर्वेदी प्रांत का क्या है ये? आप कहेंगे राज्यपाल है। अब अंतर्वेदी प्रांत कहां पड़ता था? आप कहेंगे कि सर गंगा और यमुना के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसी को अंतर्वेदी क्षेत्र कहा जाता था। प्रणदत्त आप तो जान ही रहे थे, चक्रपालित जान रहे थे, बस एक ही नई चीज आपको बताया गया, सर्वनाक। और आप हमारे बीच एक लाइन जाता है, यह गुप्तों के अंतिम महान शासक है और इसी के साथ गुप्तों का पतन भी शुरू हो जाएगा। तो आइए इनका पतन कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि उत्तरवर्ती गुप्त, मैटर खत्म हो गया है, कुछ मैटर नहीं है। उत्तरवर्ती गुप्त या पोस्ट गुप्ता युग या एज कब से शुरू होता है? 467 से और 550 एडी तक। आप यहां देखिए इसकी विशेषता क्या है, किसकी, इस युग की विशेषता क्या है? आप कहेंगे गुप्तों का पतन प्रारंभ। गुप्तों का पतन प्रारंभ हो रहा है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इस युग के शासक बौद्ध हो चुके हैं। जब बौद्ध हो गए तो बौद्ध होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? बौद्ध होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, तो आप कह देंगे कि सर बड़ी सीधी सीधी बात है कि यह युद्ध नीति को छोड़ेंगे और यह अहिंसा में विश्वास कर बैठेंगे। और जाहिर सी बात है कि फिर तो ये संभाल नहीं पाएंगे। और बच्चों, ये 2 पॉइंट्स थे इनकी विशेषताओं में।
और अब हमको देखना है कि हमें शासक कौन कौन आते हैं। तो एक तो आएगा पुरुगुप्त, समय इनका हो जाएगा 4, 6, 7, 10 साल हो जाएगा लगभग। 76 ईस्वी। बस इनका परिचय आप ही दे करके छोड़ देंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। इनके पिता कुमारगुप्त थे, मतलब ये स्कंदगुप्त के भाई हैं। ये दोनों भाई हैं। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त निसंतान मर गए थे, इनका कोई संतान नहीं थी। और ये गुप्तों के पहले शासक हैं जो बौद्ध बने हैं। फिर इसके बाद दूसरा शासक आएगा पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त सेकंड। आप कहेंगे सर जानकारी नहीं है। तीसरा जो शासक आएगा, मतलब कुछ महीने शासन किया है कुमारगुप्त ने। तीसरा जो शासक आएगा वो है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त बुद्धगुप्त का जो टाइम होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये 477 से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा? आप कहोगे कि सर ये 495 तक जाएगा, मतलब बहुत लंबा काल है इनका। अब अगर हम इसमें बात देखें कि बुद्धगुप्त का जो टाइम पीरियड है तो बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन अब यहां पर है इनके पिता कौन है? पुरुगुप्त हैं। इनके पिता बौद्ध हैं। तो बुद्धगुप्त भी बौद्ध बन चुके थे। तो इनके पिता बौद्ध हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब पिता बौद्ध हैं तो ये भी बौद्ध बन गए। अब सवाल यहां पर है कि इनके जो अभिलेख हैं, इसमें आपको दो ठो याद रखना है। इनके अभिलेख में ताम्रपत्र हैं, दो लिखना है। ताम्रपत्र ऐसे कर दीजिएगा, दो हैं। एक दामोदरपुर है और दो पहाड़पुर है। अभिलेख में आप दो भाग कर लीजिए, एक तो ताम्रपत्र दिखा दिया, एक पत्थर का दिखा दीजिए। पत्थर में दो हैं, एक सारनाथ में है, एक केरल है। कोई जानकारी नहीं सर, अभी ठीक से पढ़ा नहीं जा सका। एक चीज आपसे पूछ देगा, इनकी उपाधि क्या है? श्री विक्रम है। श्री विक्रम। लेकिन जो चीज आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट के लिए, जो आपके मतलब की चीज है, तो वो ये कह देंगे कि सर इनकी उपाधि है
गुप्त काल का दूसरा देवराज, देवराज सेकंड। दूसरा देवराज ये इनकी उपाधि है, सेकंड देवराज कहे जा रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी देन क्या है? आप कहेंगे सर नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बुद्ध की एक, आप कह सकते हैं कि एक आदमकद मूर्ति स्थापित करते हैं बुद्ध की, तांबे की बनी हुई 80 फीट ऊंची बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति स्थापित करते हैं। तो अब हम यहां देखें कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। एक बात, दो, नालंदा विश्वविद्यालय को ये बड़ा दान। तीन, इन्हें दूसरा देवराज श्री विक्रम। बस इसके अतिरिक्त तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सभ्यकार वाली बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, ये लिखा है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के काल में आप एक चीज देखिए, साम्राज्य का विभाजन होगा और पतन कर जाएगा। गुप्त साम्राज्य का विभाजन, कितने भागों में हो रहा है? 3 भागों में हो रहा है। मतलब बुद्ध काल के जीवन के अंतिम दिनों में ही, उनकी जीवित अवस्था में ही ये सब हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज आप याद रखेंगे कि पिता जीवित है, बुद्धगुप्त अभी जिंदा है। तो ये देखिए 3 भागों में बट रहा है, एक मगध में, दूसरा मालवा में और तीसरा बंगाल में। मतलब गुप्त साम्राज्य के 3 टुकड़े हो गए। मालवा से नरसिंह बालादित्य ने शासन किया, और मालवा से भानुगुप्त ने। बंगाल से बैनगुप्त ने शासन किया है। फिर से मैटर आप देखिए, बुद्धगुप्त अभी जिंदा ही हैं, उनकी आंखों के सामने ही ये देखिए उनके साम्राज्य का विघटन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। उनके ये 3 लायक हैं, एक ने मगध ले लिया, दूसरे ने मालवा ले लिया और तीसरे ने बंगाल ले लिया। तो अब हमको ये चीज देखना है नरसिंह बालादित्य को। आइए देखते हैं। सर बंगाल से किसने शासन किया था? बैनगुप्त, बैनगुप्त ने शासन किया था। ये देखिए नरसिंह बालादत्त बौद्ध हैं। आक्रमण, हूण शासक,
मिहिर कुल का हो रहा है। ठीक है, मिहिर कुल का आक्रमण हो रहा है इनके ऊपर। अब ये देखिए परिणाम क्या आएगा। मिहिर कुल पराजित हो रहा है। लेकिन ये देखिए ये बौद्ध है, तो इनकी मां ने कहा कि नहीं बेटा, हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलो और इसे छोड़ दो। तो इन्होंने साहब छोड़ दिया। दूसरी चीज आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा इसके सिक्के। ये देखिए ये बौद्ध है, लेकिन इनके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति है। ये उल्टी बात हो गई। और सिक्के पर इनकी उपाधि क्या है? जयति जय नरसिंह बालादित्य। बस नरसिंह बालादित्य में आप देखिए ये मगध से शासन कर रहे हैं, मतलब पटना से शासन कर रहे हैं। ये बौद्ध हैं, अहिंसा में विश्वास है इनका। मिहिर कुल का आक्रमण होता है, मिहिर कुल गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी मां के कहने पर इन्होंने मिहिर कुल को छोड़ दिया है। ये चीज आपने देख लिया। अब यहां पर आप देखेंगे सिक्के, तो इनके सिक्कों पर बुद्ध की आकृति होना चाहिए, लेकिन है ये लक्ष्मी की आकृति। और इनकी उपाधि है जयति जय नरसिंह बालादित्य। अब हम लोग देखेंगे भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में सीखना है हमें। तो आप कहेंगे कि सर ये मालवा से शासन करते हैं। इनका कार्य क्या है? मालवा को हूणों से मुक्त कराना, मुक्त कराना, ये इनका लक्ष्य है। और इसे ही प्राचीन भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वतंत्रता संग्राम बच्चों, और इसी संग्राम में इनके सेनापति गोपराज मार दिए गए। और गोपराज की पत्नी ये सती हो गई। और इसी सती होने की घटना का उल्लेख रण अभिलेख में हुआ है। ये कब का है? 510 का है। गोपराज यहीं पर मार दिया गया था। सर उल्लेख कहाँ हुआ है सर? एरण अभिलेख पर हुआ है बेटा, एरण अभिलेख।
ये देखिए लिख दिया है, ये देखिए एरना ब्लेक लिखा है। ठीक, अब यहां आइए आप, बैनगुप्त, ये बंगाल से शासन कर रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी? आप कहेंगे सर कुमिल्ला अभिलेख से मिलती है। आज बांग्लादेश में पड़ता है कुमिल्ला। क्या है? बस इनकी उपाधि लिखी गई है, महाराजाधिराज। बैनगुप्त, और कोई जानकारी नहीं मिलती। इस वंश का अगला शासक कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त थर्ड। और ह्वेनसांग के अनुसार ये किताब इनकी ह्वेनसांग की क्या है? सीयू की। और सीयू के में क्या विवरण दिया गया है? तो आप कह देंगे कि सर देखो, ये कहा गया है कि इन्होंने मगध से शासन किया है और नरसिंह बालादित्य के उत्तराधिकारी रहे हैं। मगध से शासन किया है और नरसिंह बालादित्य के वंश परंपरा में है, उनके बेटे होंगे। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त, जहां से इतिहास नहीं मिलता। तो गुप्तों का अंतिम शासक शायद आपसे ये अगर विकल्प रहे तो ये लगाइए, ये विकल्प रहे तो ये लगाइए। और आपका जो अगला टॉपिक शुरू होगा वह होगा गुप्त प्रशासन। लेकिन आप हेडिंग डाल करके और मैटर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज आपने मैटर बहुत सटीक ले गए हैं। न जाने आज का क्लास बहुत अच्छा गया। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आज जो टेस्ट होना है 9:30 बजे, उसमें जो टॉपिक आएगा आप उसे जान लें। उसका जो टॉपिक आना है वह टॉपिक है बुद्ध और जैन। और इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? और खाना जल्दी से बना करके आप थोड़ा सा वैष्णव और शैव धर्म को भी हल्का सा मार दीजिएगा, एक बार नजर देख लीजिएगा। और बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, गुड डे। प्रणाम सर। बेटा खुश रहिए। प्रणाम सर। बेटा सभी लोगों को मेरा